वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप सभी लोग जानते हैं आज हमारा नया महीना स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त का। और नए महीने की शुरुआत पे नए करंट अफेयर्स, नए आर्टिकल्स को देखते हैं। पिछले जुलाई मंथ की मंथली वाली करंट अफेयर्स की वीडियो आ चुकी है, उसको आप सभी लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, 1 डे सभी एग्जाम्स के लिए। और आज के हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है जो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, फिर है स्टैपल्ड वीजा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, सर्कुलर इकोनॉमी, टाइगर डे और पीएसएलवी मिशन। सबसे पहले आते हैं भाई साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स के ऊपर। अब हुआ क्या है कि आपको पता तो है ही, साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा चाइना के डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो अभी फिलीपींस ने यहाँ पर ये बोला है कि जो वो वहां पे रीफ्स होती है ना, रीफ्स का मतलब क्या होता है, कोरल रीफ्स, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करी है। मतलब जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट करी है। फिलीपींस ने इल्जाम लगाया चाइना के कोस्ट गार्ड पे। कोस्ट गार्ड पता है ना, जो तट की सुरक्षा करते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो फिलीपींस और चाइना के बीच में अभी वहां पर हो रहे हैं क्लैशेस। क्लैशेस समझते हैं ना, लड़ाई झगड़े। तो ये हुआ कहाँ पर है, ये एक इलाका है, जगह का नाम है सेकंड थॉमस सोल, उस जगह पे हुआ है। और ये जो है फिलीपींस के एरिया में आता है, फिलीपींस के 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया को अब क्या कहते हैं, विस्तारित विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही ये इंक्लूड किया जाता है। और चाइना आपको पता है कि अपनी एक लाइन क्लेम करता है, 9 डैश लाइन। और चाइना जो है वो यूएन क्लॉज जो है, जो सी कन्वेंशन के पूरे रूल होते हैं, उनको मानने से पूरी तरीके से इनकार करता है। तो यहाँ पर ये जो सारी प्रॉब्लम है चाइना की, नॉट ओनली विद फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके साथ भी है सेम बात। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम जो है वो चाइना क्रिएट करता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार। ये देखेंगे आप लोग मैप को, ये साउथ चाइना सी है। ठीक है, तो ये आप जो एक रेड कलर की लाइन देख रहे हो ना, ये रेड वाली लाइन को कहते हैं 9 डैश क्लेम लाइन। ये चाइना क्लेम करता है, जबकि बाकी बची हुई लाइंस जो है बाकी बाकी कंट्रीज क्लेम करती हैं। जैसे कि फिलीपींस की अपनी ये लाइन है, ये लाइन जा रही है जो, वियतनाम की अपनी लाइन है, ये ऊपर से जो जा रही है। तो इस तरीके की लाइंस क्लेम करी जा रही है। तो यही बात इसमें याद रखिएगा साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी जो है, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं, इंपॉर्टेंट है, ब्रुनई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सारी जो है यहाँ पर बॉर्डर में लग रही है। ठीक है भाई, इसके अंदर 3 से 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनके नाम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला है इधर स्पार्शली, पारासेल, प्राटस एंड मैक्सफील्ड। स्पार्शली, पारासेल एंड स्कैरलबर्ग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं कि ये आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये वाले आइलैंड्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो है एक डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। चाइना जो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है वो ज्यादातर इन्हीं आइलैंड्स पे डिस्प्यूट क्रिएट करता है। और इसमें क्या है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये सी में बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें प्राकृतिक संसाधन जो है वो मिलते हैं, और जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं उनको 10% से ज्यादा यहाँ पर फिशरीज जो होती है ना, फिशेस, वो उनको यहाँ पे मिल पाता है। साथ ही साथ ये बिजिएस्ट रूट ट्रेड भी है, यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो ट्रेड भी किया जाता है, बहुत बिजी भी होता है। तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। चाइना यहाँ पर अपनी, और चाइना की जो ये 9 डैश लाइन है ना, ये वाली लाइन 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा जाती है चाइना के लैंड से, जो कि बिल्कुल ही उल्लंघन है
यूएन क्लॉज का, क्योंकि अभी आपको पता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी लाइन को, है ना। तो यूएन, चाइना तो मानता नहीं है पूरे लॉस को कि भाई सी का ये लॉ होगा या इस तरीके से है। तो वही चीज है यहाँ पर भी, इसको याद रखिएगा, साउथ चाइना सी और साथ ही साथ ब्रुनई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये सब एरिया पे क्लेम करते हैं, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर कोई भी बात नहीं मिलती है। यूएसए भी यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, बाकी कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ कोई फॉलो किया नहीं जाता है, कुछ भी नहीं है, पूरा खतरा रहता है इस एरिया के अंदर। तो अभी फिलीपींस ने यहाँ पर इल्जाम लगाया है, इससे पहले वियतनाम, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ये भी खूब इल्जाम लगा चुके हैं चाइना पे। तो बात ये कि साउथ चाइना सी का जो रीजन है ना, ये इस तरीके का एक कंट्रोवर्शियल रीजन है जो हमेशा ही न्यूज में रहता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम एकदम क्लियरली लर्न होने चाहिए, ये पता होना चाहिए, और जो मैंने यहाँ पे आइलैंड्स के नाम बताए हैं वो एकदम क्लियरली लर्न होनी चाहिए। ये दो तीन चीजें अगर क्लियरली लर्न है तो इजी रहेगा आपको, ठीक है। ये आप पढ़ के जाइएगा सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टैपल्ड वीजा। ठीक है, अब क्या मतलब है? चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भारतीय जो लोग हैं उनको स्टैपल्ड वीजा जारी करता है। स्टैपल्ड वीजा क्या होता है? मतलब कि एक ऐसा बिना मोहर का लगा हुआ टुकड़ा होता है जो आपके पासपोर्ट के साथ एक स्टैपल करके लेके चले जाओ, उसे कहते हैं स्टैपल किया हुआ वीजा। स्टैपल समझते हो ना, कि एक साथ में एक पर्चा स्टैपल कर दिया, तो उस हिसाब से स्टैपल्ड वीजा होता है। तो इसको आप अपनी मर्जी से कभी भी डिटैच कर सकते हो, हटा सकते हो, रेगुलर वीजा से अलग है, क्योंकि रेगुलर वीजा में स्टैंप लगती है प्रॉपर। तो उन्होंने भाई, चाइना ने अपने इंडिया में जितने भी अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो उनको एक ऐसा बना के देना शुरू कर दिया, और इस चीज को इंडिया की गवर्नमेंट ने कभी भी एक्सेप्ट करने से माना ही नहीं है, ठीक है। इंडिया का भी यही डिमांड रहा है कि इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है और ये जो आप वीजा रिजाइम में ये नेशनैलिटी बेस्ड कर रहे हो, इसको आपको नहीं करना चाहिए। चाइना ऐसा क्यों करता है? चाइना यहाँ पर ये कहता है कि भाई जो भी पासपोर्ट, वीजा और जिस प्रकार के जो भी इमिग्रेशन की चीजें होती हैं वो आप उसको देख रहे हो, उसमें आप अपनी चीजें करो। और यहाँ पर जो है, चाइना अरुणाचल प्रदेश को जो है अपने कब्जे में करने के लिए कहता ही है, हमेशा से कहता है कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश है ये तिब्बत का ही एक्सटेंशन है। सुना है ना सबने चाइना की एक पॉलिसी, हालांकि ये पॉलिसी कहीं लिखित नहीं है, बट उनके माओवादी जो लीडर्स है उनका ऐसा कहना है कि जो चाइना है उनकी एक है पाम और 5 है फिंगर पॉलिसी। पाम तो हो गई उनकी तिब्बत, जो उन्होंने अपने कंट्रोल में 1950 से ही किया हुआ है, लेकिन उनकी 5 फिंगर में हमारे भारत का लद्दाख आता है, साथ ही साथ आता है चाइना जो कहता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, फिर आते हैं नेपाल, भूटान, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को तो वो सीधा ही बोलता है कि हमारा पार्ट है, तिब्बत का ही एक्सटेंशन है। तो इस तरीके की बातें जो है वो इसमें कही जाती है। चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर भारत की स्पष्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति से सहमत नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये अगर स्टैपल्ड वीजा लगेंगे तो ये तो दोनों तरफ से बहुत दिक्कत हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रही है और नाखुश है इस चीज को लेकर के, तो यही बोला है कि आप इसको इश्यू करना बंद कीजिए। और चाइना की गवर्नमेंट का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो उनको तब तक स्टैपल वीजा देंगे जब तक भारत इस राज्य पे चीन के दावे को स्वीकार नहीं करता है। तो अभी ये काफी बड़ा एक मुद्दा है, और आगे चल के हो सकता है कि हमारे बीच में कोई क्लैशेस का भी कारण बन जाए। मैं ये नहीं कह रही कि वॉर का कारण बन जाएगा, बट कुछ क्लैशेस आ सकते हैं इस पूरे टॉपिक को लेकर के। वो चीज इसमें दिमाग में रखिएगा, क्लैशेस का मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अगला आया है भाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल। आपको पता है लोकसभा अपनी मॉनसून सेशन में बैठी हुई है, मैंने आपको बताए थे अभी यहाँ पर। अभी जो है काफी सारे बिल्स पास किए हैं, जैसे कि डेंटल कमीशन बिल पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल के ऊपर, अब ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर बिल आया है। और ये बिल जो है पुराना फॉरेस्ट एक्ट 1980 उसको ठीक करके उसमें जो भी ऐसे एरियाज होंगे जिन फॉरेस्ट को क्लियर करना होगा या जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करवाना होगा, तो वो सारी चीजें इसके अंदर चेंज करके उसको ठीक करवाया जाएगा। और जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है वहां पे भी प्लांटेशन करने की परमिशन जो है वो अलाउ की जाएगी, वहां पे भी आप जो है प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं, या फिर आप खेती जो है वहां पे भी कर सकते हैं।
जिससे क्या होगा कि जो हमारा कार्बन एमिशंस है वो रिड्यूस होंगे 2070 तक। नेट जीरो कार्बन एमिशंस होंगे। फॉरेस्ट एक्ट 1980 इस तक ये जो है काफी रोक जो लगाता था, उस रोक को ये रोक को ही ठीक करेगा। और ये गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इसको इसके लिए अलग से एक जो भी अथॉरिटी है सेंटर स्टेट और यूटी की, उनको यहाँ पर पूरा इसकी पावर देके इसको कंप्लीट करवाएगी। अब इस बिल में यही है कि भाई सबसे पहले तो जो हमारे सोल्जर्स हैं यहाँ पर जीरो टेम्परेचर में लद्दाख वाले रीजन में, उसको उन लोगों को हमारे सोल्जर्स को रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर देना है, फॉरेस्ट्री के लिए एफर्ट्स करने हैं, और वहां पर जो है प्राइवेट प्लांटेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन और फॉरेस्ट्री, इनको थोड़ा सा एक बैलेंस में लेके आना है। ठीक है। और साथ ही साथ ये कहता है भाई कि जो ऐसे प्रोटेक्शन देना है उन फॉरेस्ट को जो आज भी फॉरेस्ट के उसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, रिजर्व्ड है, ये उनको भी फॉरेस्ट मानता है। ठीक है। जिसकी वजह से भारत के काफी इंपॉर्टेंट रीजन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि भाई जो भी आपके इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, हिमालय फॉरेस्ट का, मेडोज का, उन सबको ये एग्जेम्प्ट कर देता है। ठीक है भाई। और साथ ही साथ इसमें जो भी हमारे जू, सफारी, इको टूरिज्म होता है यहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए, तो एनवायरमेंटल का ध्यान में ना रखते हुए, ये तो पॉइंट अच्छा है बहुत, अगर ये आप इस तरीके की चीज करते हो तो ये बिल आपको कंस्ट्रक्शन के लिए भी रोकता है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये है, इसके अंदर काफी सारे एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स के ध्यान में रखते हुए नई नई चीजों को चेंजेस में लाया गया है। अगला आर्टिकल है भाई सर्कुलर इकोनॉमी, टेक मेक डिस्पोज मॉडल से हटके सर्कुलर इकोनॉमी पता है, जिसमें सारी चीजें सर्कल में घूमती है, चाहे आप शेयरिंग करो, लीजिंग करो, रीयूज करो, रिपेयर, रिफर्बिश, रिसाइकलिंग, सारी चीजों को कर सकते हो, दोबारा से उसको पुनरुपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण, साझाकरण, पुनर्चक्रण सब कुछ करेंगे, तो उसे हम कहते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। घूम फिर के सारा कुछ जो है वो सर्कल की फॉर्म में बनता जाता है। ठीक है। संसाधन की दक्षता, चक्रीय अर्थव्यवस्था इस तरीके की होती है जिसमें आप प्रॉपर तरीके से इन चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। और इसी में यहाँ पर टेक, मेक, डिस्पोज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये आपको पता ही है, इन सबको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। अब इसके लिए सरकार यहाँ पे एरियाज में किस एरियाज पे ध्यान देगी? सबसे पहले तो स्टील का सेक्टर। मैंने बताया था पहले भी, स्टील के सेक्टर पे इंडिया काफी ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया जो है काफी ज्यादा अमाउंट पे स्टील को ग्रो भी करता है, कंट्रीब्यूट भी करता है, तो यहाँ पे स्टील के सेक्टर को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है। जिससे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, स्टील हम लोग यहाँ पर और अच्छे से बनाएंगे और आगे सेल करेंगे, तो उसको अपने को और फायदा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी में प्रोड्यूसर, हम यह प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ज्यादा लेंगे, ताकि G20 के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में इम्प्रूव कर सके। 20,000 से ज्यादा यहाँ पर प्रोड्यूसर्स है, ब्रांड ओनर्स हैं, इतना प्लास्टिक वेस्ट होता है, उन सबको यहाँ पर जो है वो उस प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। बायो इकोनॉमी, बायोफ्यूल्स, इसमें भी यहाँ पर 2.5 टाइम से ज्यादा जो है यहाँ पर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करना। जो भी बायो वेस्ट आता है म्यूनिसिपैलिटी का, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, वो जो तो अभी बचा कुचा होता है, रेसिड्यू समझते हैं ना, तो वो सब क्या बन जाता है हमारे लिए, उसको बर्डन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन सबको पहले तो जला दिया जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट की जाती है, तो वो सब चीजें भी स्टॉप करनी होंगी। इंडस्ट्री से जितना भी यहाँ पर अमाउंट आता है उन सबको प्राइवेटली भी इंक्रीज करना है, प्राइवेट अमाउंट भी लेके जाना है। इसके लिए सरकार ने सबसे पहले तो जैसे प्रधानमंत्री जीवन योजना कराई थी, जिसमें हम सेकंड जनरेशन के इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बायोमास पेलेट्स विद कोल, गोबर धन स्कीम याद है, गैनलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो, ये इस बार के ही जो है बजट में लॉन्च किया गया है, गोबर धन स्कीम, जिसमें जो भी हमारा काउ डंक होगा, कैटल डंक होगा, जितना भी गोबर होगा मतलब, उन सबको हम यहाँ पर कंपोस्ट बनाएंगे, बायोगैस फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सतत स्कीम, ये काफी पुरानी स्कीम है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव अफोर्डेबल, वो यही है जिसके अंदर हम लोग ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन में कंप्रेस्ड बायोगैस को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे।
तो ये सारे एक एफर्ट्स हैं, एक तरीके से आप देख सकते हो इधर। ये एफर्ट्स को करके जो है वो इम्प्रूवमेंट लेकर के आई जाएगी। अगला आता है भाई इंटरनेशनल टाइगर डे। सभी लोग जानते हैं 29 जुलाई को मनाया जाता है। कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है बाघ दिवस के ऊपर। और ये सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था रशिया में, उसके बाद से इसको स्टार्ट किया गया है। और इंडिया, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज ने यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन करने की बात की। आपको पता ही है टाइगर्स के बारे में। जो है अभी इनकी थीम आप याद रखिएगा, थीम है राइजिंग इंडियन टाइगर पॉपुलेशन, कॉज फॉर सेलिब्रेशन एंड कंसर्न। ग्लोबल अगर मैं बात करूं कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन का क्या सीन है, तो टाइगर्स जो है वो टोटल लिस्ट के अंदर जो है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अभी बढ़ने लग गई है। इंडिया में भी हेल्दी टाइगर्स की संख्या 1400 से होकर के 3000 तक पहुंच गई है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो टाइगर्स हैं ये 30% से ज्यादा टाइगर्स प्रोटेक्टेड एरियाज में से निकल के बाहर ह्यूमन हैबिटेशंस में भी आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए कॉज का कारण हो जाता है। और इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है वो काफी, मतलब 70% वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है। 12 साल में काफी बड़ी है। और ये हमें ये प्रोटेक्टेड है हमारे सबसे बड़े एक्ट WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एंडेंजर्ड भी है ये। और फ्लोरा एंड फौना की जो साइट्स की लिस्ट होती है उसके अपेंडिक्स 1 में है, मतलब वही हंटिंग वगैरह इनकी पॉसिबल नहीं। ठीक है भाई। वेस्टर्न घाट्स में थोड़ी कम हो गई है उनकी पॉपुलेशन, लेकिन शिवालिक गंगाटिक प्लेन में थोड़ी सी बढ़ी है। सेंट्रल इंडिया में ईस्टर्न इंडिया, पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। जो हमारा मध्य प्रदेश का रीजन है, मध्य प्रदेश को वैसे भी टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पहले से भी जो टाइगर रिजर्व्स का एरिया है, टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो ये आपके टाइगर के फैक्ट्स थे। देयर इज अ हाई चांस कि टाइगर के फैक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके। लास्ट आर्टिकल है PSLV C56 मिशन, जो कि इसरो यहाँ पे लेके आ रहा है। 30 जुलाई को स्टार्ट हो गया था। 7 सैटेलाइट्स को इक्वेटोरियल ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर और भी साथ में और कंट्रीज की सैटेलाइट्स भी हम लोग लेकर के जा रहे हैं साथ में, सॉलिड रॉकेट का इस्तेमाल करके। और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लेकर के जाया जाएगा। और ये सैटेलाइट जो है DSAR, सार का मतलब होता है सिंथेटिक एपर्चर रेडार, सिंगापुर और इसराइल ने बनाई है। साथ में ये पेलोड उसको कैरी करके जो है वो लेकर के जाएगा। DSAR सैटेलाइट जो है वो हमारे रेडार सैटेलाइट होती है, जो हर एक वेदर कंडीशन में हमें हर चीज के सिग्नल्स और हमें हर चीज की जानकारी जो है वो देती है। ये सैटेलाइट जो है वो सिंगापुर और इसराइल ने मिलकर के बनाई है। और इसके अंदर जो है PSLV रॉकेट रहेगा, जो कि इंडिया की तरफ से यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जो कि अर्थ के इक्वेटोरियल जो है इक्वेटर वाला रीजन है उसको पूरा कवर करके ऑल वेदर कंडीशंस में हमें एक सेटिस्फेक्शन देगी, मतलब वहां पे जाके प्रॉपर बनाएगी। तो पोलर सैटेलाइट का मतलब ये होता है जो भारत के, सॉरी, अर्थ के पोल्स तक जाती है, नॉर्थ टू साउथ पोल, जियो स्टेशनरी नहीं है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती है, वो स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी का मतलब एक ही जगह पे फिक्स हो जाती है, वहीं पर अपना कवर करती है। जबकि पोलर सैटेलाइट जो है वो नॉर्थ से साउथ पोल पूरे अर्थ को कवर अप करते हुए जाती है, जिससे हमारा मैप बनाना, वेदर की कंडीशंस को देखना कि वेदर की कंडीशंस की क्या अभी सिचुएशन है, ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है। तो वही है ये पोलर सैटेलाइट्स। आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये आपने अगर कल देखा हो 30 जुलाई को तो आपको पता होगा, नहीं देखा हो तो आप जाके इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे। CNN जो चैनल है वहां पे अवेलेबल है ये पूरी। ठीक है भाई, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। मिशन का नाम पता होना चाहिए और इसका क्या काम होता है, स्टेशनरी और पोलर में डिफरेंस क्या होता है। लास्ट आज के हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स RBI रिलीज करता है, जो कि ये बताता है कि इंडिया में कितना जो है डिजिटली पेमेंट्स लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। तो वो पेमेंट्स कितनी करनी स्टार्ट कर दी है उसके बारे में हमको सारी चीजें बताता है ये इंडेक्स। बहुत इजी सी बात है, अपने को सारी पेमेंट्स की जानकारी देखते सेमी एनुअल बेसिस पे ये जो है RBI रिलीज करती है, अर्धवार्षिक आधार पे। और फिर ये बताता है कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने डिजिटल मोड्स हुई हैं, मतलब कहाँ पे ज्यादा होती है कहाँ पे कम होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी देता है। फिर आता है भाई IPCC। IPC नहीं, IPC तो इंडियन पिनल कोड हो गया, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब IPCC क्लाइमेट चेंज के, CC है ना क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर एक क्लाइमेट चेंज का एक बॉडी है जो कि WMO, जो कि खुद एक UN की बॉडी है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 1998 में बनाई थी। जो कि 195 मेंबर्स आते हैं जिसके अंदर, जो कि पूरी तरीके से काम करती है, रूल्स बनाती है, ड्राफ्ट तैयार करती है, किससे जुड़े हुए,
हमारे सारे के सारे क्लाइमेट चेंज के टॉपिक पर, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई सारी चीजों पर अपना रूल्स ड्राफ्ट और इन सारी चीजों को तैयार करके पूरा फ्रेम करती है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये भी आपके हैं दोनों। यहाँ तक आप अपने आर्टिकल्स कंप्लीट कीजिए। आज का हमारी जो ये पूरी वीडियो है, लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं थे, थे तो इम्पोर्टेंट बट उतने लेंथी टॉपिक्स नहीं। तो आप सबको यहाँ पर अपने जितने क्लास में बताए हैं उनको कंप्लीट करना है, अपनी जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट करना है, तो आपका यहाँ तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।